आज हम अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद की प्रक्रिया के सोपान, प्रकार, अच्छे अनुवादक की विशेषताएं, अनुवाद की समस्या एवं समाधान पर परिचर्चा करते हैं। भारत में अनुवाद की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह कहते हैं कि अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी की भाषा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनुवाद शब्द दो शब्दों अनु उपसर्ग तथा वाद प्रत्यय के संयोग से बना है, जो संस्कृत के वद धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। अनु का अर्थ पीछे या अनुगमन करना तथा वाद अर्थात बोलना या कहना। इस प्रकार अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होगा कहने या बोलने के बाद कहना या बोलना। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। यह लैटिन के ट्रांस और लेसन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना, यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना अनुवाद है। सामान्यतः अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा अर्थात सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा अर्थात टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। भर्तृहरि ने शब्दार्थ चिंतामणि में अनुवाद शब्द की दो व्युत्पत्ति बतलाया है, प्राप्तस्य पुनः कथनम एवं ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम। प्राप्तस्य पुनः कथनम अर्थात पहले कहे गए का अर्थ ग्रहण कर उसको पुनः कहना अनुवाद है, तथा ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम अर्थात किसी के द्वारा कहे गए को भली भांति समझकर उसका विन्यास करना अनुवाद है। इन दोनों व्युत्पत्तियों को मिलाकर यदि कहा जाए ज्ञातार्थस्य पुनः कथनम, तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भली भांति समझ लेने के उपरांत उसे फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ट्रांसलेशन का अर्थ है ए रिटन और स्पोकन रेंडरिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, स्पीच, बुक एक्सेट्रा इन अनदर लैंग्वेज, अर्थात एक भाषा के शब्द, वचन या पुस्तक अर्थात लिखित एवं वाचिक सामग्री को दूसरी भाषा में अर्थ के साथ ले जाना ही अनुवाद है। विभिन्न भारतीय चिंतकों ने इसकी परिभाषा अपने तरह से हमारे समक्ष रखा है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने यह व्यक्त किया है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। भोलानाथ तिवारी, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। विनोद गोदरे के अनुसार अनुवाद श्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार या व्यक्त रचना या सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। दंगल झालटे के अनुसार श्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। पाश्चात्य चिंतकों ने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार
हमारे समक्ष रखा है। नीदा के अनुसार ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द रिसेप्टर लैंग्वेज the close natural equivalent to the message of the source language, first in meaning and secondly in style। अर्थात अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। कैटफोर्ड ने कुछ इस प्रकार अनुवाद की परिभाषा व्यक्त किया है। द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटेरियल इन अनदर लैंग्वेज। अर्थात एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। इसमें स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का भाषा ज्ञान, संदेश एवं प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा जॉन कनिगटन, सैमुअल जॉनसन, फॉरेस्टन, हैलीडे, न्यूमार्क आदि ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है तथा अनुवाद के अर्थ पक्ष एवं शैली पक्ष को समान महत्व दिया है। इसके अंतर्गत स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की अर्थ प्रकृति एवं भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, अन्यथा सटीक प्रस्तुति नहीं हो सकती। जिस रूप में सामग्री स्रोत भाषा में मौजूद है उसी रूप में सामग्री लक्ष्य भाषा में रूपांतरित होना चाहिए। अब हम अनुवाद की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करेंगे। अनुवाद प्रक्रिया अर्थात अनुवाद कार्य कैसे संपादित किया जाए। इसमें स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से गुजरते हैं वह अनुवाद प्रक्रिया कहलाती है। इसमें विविध विद्वानों के मत का अवलोकन आवश्यक है। चॉम्स्की के मतानुसार संरचना की दृष्टि से तल संरचना अर्थात भाषा की बाहरी स्वन प्रक्रिया तथा गहन संरचना अर्थात तल संरचना में निहित अर्थ तत्व, उन्होंने दोहरी गतिविधि की विवेचना की है। अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा का विकोडीकरण तथा लक्ष्य भाषा में पुनः कोडीकरण को समझा जा सकता है। नोएडा ने 3 सोपानों का उल्लेख किया है: विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, अंतरण अर्थात ट्रांसफरेंस अर्थबोध तथा पुनर्गठन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग अर्थात पुनर्निर्माण। इन तीनों बिंदुओं के बीच तालमेल बैठाना अनिवार्य है। इसके आधार पर अनुवाद के 5 सोपान माने जा सकते हैं: स्रोत भाषा, विश्लेषण, बोधन, भाषिक अंतरण, पुनर्गठन, पुनरीक्षण और उसके बाद हम लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद पूर्ण करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। गोदान की एक पंक्ति है: होरी की गाय अभी नहीं आई है। होरी की गाय अभी नहीं आई है, इसे हम अंग्रेजी में किस प्रकार अनुवाद करेंगे? किन किन सोपानों से हमें गुजरना पड़ेगा? यदि हम विश्लेषण करते हैं तो इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: होरीज काउ हैज़ नॉट कम येट। बोधन के अनुसार होरीज ड्रीम हैज़ नॉट फुलफिल्ड येट। अगर इसके भाषिक अंतरण पर विचार करते हैं तो उसके अनुसार होरी, फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फार्मर्स आर स्टिल देयर वेयर दे वेयर।
इसे पुनर्गठन का यदि प्रयास करते हैं तो कुछ इस प्रकार होगी। नो चेंज ऑकर्ड इन इंडियन फार्मर्स स्टेटस। इसके पुनरीक्षण करने पर यह पंक्ति कुछ इस प्रकार होगी। स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मर्स हैज़ नॉट बीन चेंज्ड येट। मुझे लगता है कि यह कहना स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मर्स हैज़ नॉट बीन चेंज्ड येट यह सटीक होगा, अर्थात होरी की गाय अभी नहीं आई है। इस पंक्ति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होगा स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मर्स हैज़ नॉट बीन चेंज्ड येट। अनुवाद के विविध प्रकार होते हैं। गद्य पद्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। गद्यानुवाद अर्थात कहानी, नाटक, उपन्यास का अनुवाद। पद्यानुवाद अर्थात कविताओं का अनुवाद। तीसरा है छंद मुक्तानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के छंदों को अपनाने की बाध्यता नहीं होती है, अर्थात छंद मुक्त अनुवाद। साहित्य विधा के आधार पर इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। काव्यानुवाद अर्थात काव्य या कविता का अनुवाद। नाट्यानुवाद अर्थात नाटक का अनुवाद। कथानुवाद अर्थात कहानी या उपन्यास का अनुवाद। चौथा है अन्य साहित्यिक विधा का अनुवाद, जिसमें रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण और अन्य प्रकीर्ण साहित्य आते हैं। इसके अन्य प्रभेदों में शब्दानुवाद अर्थात स्रोत भाषा का शब्दशः क्रमानुसार रूपांतरण। भावानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के भाव, विचार एवं संदेश का रूपांतरण। छायानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के शब्द, भाव एवं संकल्पना के प्रभाव का रूपांतरण। सारानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के विस्तृत विचार या सामग्री का संक्षेप में रूपांतरण। व्याख्यानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के अनुवाद में मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या प्रस्तुत करना। वार्तानुवाद अर्थात स्रोत भाषा के विचार, भाव का तुरंत अनुवाद। आदर्श अनुवाद, इसमें अनुवादक स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समान अर्थों द्वारा करता है। इसमें अनुवादक तटस्थ रहता है। रूपांतरण, स्रोत भाषा की किसी रचना का अन्य विधा में परिवर्तन किया जाए उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण अर्थात उपन्यास को नाटक का स्वरूप प्रदान करना। एक अच्छे अनुवादक की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि विचार एवं भावों को संप्रेषित किया जाए। सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वह शब्दों एवं वाक्यांशों का अनुवाद करते समय तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत न करे। अनुवादक को सरल स्वभाव का भी होना चाहिए। इसके अलावा अनुवादक को भाषा अर्थात स्रोत एवं लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसे तटस्थ होना चाहिए अर्थात एक अच्छे अनुवादक को भाषा ज्ञान, शब्द सामर्थ्य का ज्ञान एवं भावों की उत्तम समझ होनी चाहिए ताकि सही एवं सटीक संप्रेषण हो सके, अर्थात न छोड़ो न जोड़ो की तर्ज पर अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद की समस्या, मूल पाठ की समझ एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने की समस्या, अर्थात स्रोत भाषा को समझना आवश्यक है। इसे समझने के लिए हमें बार बार पढ़ना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए।
और उसे लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए, और वो भी बोधगम्य शैली में। विषय के विशेष अध्ययन की समस्या। एक अनुवादक एक सर्जक होता है। उसे विज्ञान, प्रशासनिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, मीडिया आदि की जानकारी होनी चाहिए। इनकी शब्दावली अलग अलग होती है। यदि इसके क्षेत्र की सही पहचान न हो तो यह हास्यास्पद हो सकती है। शब्द चयन की समस्या, अर्थात प्रसंग एवं संदर्भ के अनुसार कोशगत विभिन्न अर्थों में से सही अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द का चयन किया जाना चाहिए। जैसे फाइन। फाइन के विभिन्न अर्थ होते हैं। इसका अर्थ अच्छा, सुंदर, बढ़िया, सूक्ष्म, जुर्माना आदि होता है। इनमें से कौन समतुल्य शब्द होगा, उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक प्रतीकों के समतुल्य शब्दों के प्रयोग की समस्या। स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के खान पान, वस्त्र, रहन सहन, खेल संबंधी, धार्मिक आदि का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा सही प्रतीक का चयन संभव नहीं है। जैसे आइसक्रीम, गोल्फ, हॉकी, तिलक लगाना, इसका सही अनुवाद उपलब्ध नहीं है, अतः इसे यथावत ग्रहण करना चाहिए। भाषिक प्रकृति के स्तर पर समस्याएं, अर्थात स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के पदक्रम एवं अवयव का ज्ञान आवश्यक है। यदि मूल हिंदी में है, उसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है, तो हमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा के पदक्रम एवं अवयव का ज्ञान आवश्यक है। जैसे वाक्य संरचना हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म एवं क्रिया होती है, वहीं अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब एवं ऑब्जेक्ट की संरचना सुव्यवस्थित की गई है। अगर हम इसका ज्ञान नहीं रखते हैं तो इसका अनुवाद या वह अनुवाद गलत हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, शो मी वेरियस काइंड ऑफ लेदर शूज। इसका हिंदी अनुवाद यदि हम करते हैं, मुझे तरह तरह के चमड़े के जूते दिखाओ, यह गलत हो जाएगा। तरह तरह के चमड़े अर्थात चमड़े विविध प्रकार के हैं। इसका सही अनुवाद होगा, मुझे चमड़े के तरह तरह के जूते दिखाओ। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे एक राजा था। इसका हम यदि अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ए किंग वॉज। अगर इस तरह अनुवाद करते हैं तो यह गलत हो जाएगा। अगर हम करते हैं देयर वॉज ए किंग, यह सही अनुवाद होगा। व्याकरणिक प्रयोग की समस्या। स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के लिंग, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया संबंधी ज्ञान आवश्यक है। जैसे गरीब को हम कहते हैं पुअर। गरीबों को हम क्या कहेंगे? गरीबों अर्थात द पुअर। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या। इसमें शब्दशः अनुवाद संभव नहीं है, इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी, रीति रिवाज, परंपरा एवं भौगोलिकता का ज्ञान आवश्यक है। प्रतीक एवं बिंबों की समस्या, अर्थात अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया गया है। अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा के अनुवाद की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यदि
हाथ पीले करना, इसे हम अंग्रेजी में किस तरह कहेंगे? हाथ पीले करना। अगर हम इसका अनुवाद करते हैं, टू मेक हैंड येलो, अगर इस तरह हम अनुवाद करते हैं तो यह गलत होगा। इसलिए संस्कृति के अनुसार जिन प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया गया है, यह लोकोक्ति या मुहावरा है या क्या है? तो हाथ पीले करना, इसे अंग्रेजी में टू मैरी, तब यह सही होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात ए ड्रॉप इन द ओशन, ए ड्रॉप इन द ओशन। ऊंट के मुंह में जीरा। अनुवाद की समस्या के समाधानों पर भी हम कुछ विचार करते हैं। इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के आधारभूत प्रवृत्ति की समझ विकसित करना। स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के आधारभूत प्रकृति की समझ विकसित करना। दोनों भाषाओं की प्रयुक्ति का ज्ञान, दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान, दोनों भाषाओं की समतुल्य शब्द एवं पाद टिप्पणी का प्रयोग, दोनों भाषाओं की शब्दकोश परंपरा का ज्ञान। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम अनुवाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज हमने अनुवाद की परिभाषा, सोपान, प्रकार, अच्छे अनुवाद की विशेषताएं तथा अनुवाद की समस्या और समाधान का अध्ययन किया।